बीजेपी ने शिवराज गडकरी को बाहर क्या किया, हलचल मच गई। सियासी गलियारों में कई कयास लगने लगे। एक बात तो बहुत साफ है, बीजेपी बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रही है और इस बदलाव में कई बड़े बड़े चेहरे किनारे लग गए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ा चेहरा है नितिन गडकरी का। हालांकि पहले से भी गडकरी मोदी शाह की दूरियां सबके सामने थीं, लेकिन ये दूरियां अब खुलकर सामने आ गई हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि इसके पीछे बीजेपी की क्या मंशा है, क्या नितिन गडकरी को इन चीज़ों की जानकारी थी, क्या आपस में कोऑर्डिनेशन बीजेपी में चल रहा है, ये सारी बातें बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हटाए जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में अटकलों का बाजार भी गर्म हो चुका है। एक बड़ा सवाल, देवेंद्र फडणवीस को चुनाव समिति में शामिल कर लिया गया और नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस का एक तरीके से प्रमोशन हुआ है। हालांकि पहले डिमोशन की बात हो रही थी जब वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन यही कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की बात मानी है, इसीलिए इनाम मिला है। नितिन गडकरी को किस बात की सजा मिली है और क्या अब महाराष्ट्र की सियासत में नितिन गडकरी का रिप्लेसमेंट बनकर उभर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, और क्या देवेंद्र फडणवीस ने नितिन गडकरी को एक तरीके से पछाड़ दिया है, इन बातों को समझने की जरूरत है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर करते हैं। पहला बिंदु, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया गया और नितिन गडकरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कहा जा रहा है कि गडकरी के बढ़ते कद पर कैंची चलाने के लिए ऐसा किया गया है, इसी वजह से उन्हें समिति से बाहर किया गया है, जबकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यह जगह दे दी गई। हालांकि उन्हें चुनाव समिति में शामिल किया गया है। दोनों ही नेता विदर्भ से आते हैं। दोनों के अगर कंपैरिजन को देखें, दोनों ही मराठी ब्राह्मण परिवार से आते हैं, साथ ही दोनों की संघ परिवार से नजदीकियां भी जग जाहिर हैं। और यही वजह है कि गडकरी के रिप्लेसमेंट में एक ऐसा चेहरा देखा जा रहा है जो उनकी हर कमी को पूरा कर पाए। देखिए, गडकरी को भी महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य माना जाता है, काम करने में माहिर है। कुछ ऐसी ही क्रेडिबिलिटी अपनी बनाई है देवेंद्र फडणवीस ने। मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कामकाज की प्रशंसा हुई। जब भी महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस आई है, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का चेहरा बनकर उभरे हैं। वर्तमान में बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बन पाई है तो इसका पूरा श्रेय देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है। लेकिन हमने पहले भी आपको कई रिपोर्ट्स में दिखाया है कि देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी दोनों अपने अपने प्रयास कर रहे थे। सबसे पहले तो सरकार बदलने के 3 महीने पहले ही राज ठाकरे से मुलाकात करके नितिन गडकरी ने सुगबुगाहट तेज कर दी थी कि महाराष्ट्र में कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, नितिन गडकरी को बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल क्यों नहीं किया गया है? मुख्यमंत्री नहीं है कहीं के, तो एक बात ये कही है शिवराज को बाहर करते हुए ये कहा गया, या योगी को नहीं शामिल किया गया, तो एक तर्क है किसी मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया गया। अब नितिन गडकरी ने क्या गलती की थी ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है और ना ही इस पर कोई स्पष्टीकरण किसी की तरफ से आया है। अब हम आपको कुछ कारण बताने की कोशिश करते हैं। नितिन गडकरी लंबे समय से भाजपा में साइडलाइन दिख ही रहे हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हो या फिर इसी साल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव की बात हो, वो कहीं भी प्रचार या फिर अन्य किसी भूमिका में आपको दिखाई नहीं दिए। यूं ही नहीं था। ऐसे ही नितिन गडकरी संसदीय बोर्ड से बाहर नहीं हुए हैं, वो पहले ही पार्टी की प्रमुख धारा से बाहर दिखाई दे रहे हैं। वो केंद्रीय मंत्री हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। सड़कों के निर्माण को लेकर उनकी प्रशंसा हो रही है। वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को लाने की बात कर रहे हैं, वो पेट्रोल बचाने की बात कर रहे हैं, वो बहुत सारी बातें करते हैं, उनके बयान काफ़ी चर्चा में रहते हैं। लेकिन बीजेपी की राजनीति, बीजेपी के चुनाव प्रचार से नितिन गडकरी पूरी तरह से दूर दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ही ये स्पष्ट हो गया था कि नितिन गडकरी और मोदी के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। वजह ये थी कि उस समय पर कई लोगों के कयास ये थे कि बीजेपी पिछली बार की जो मोदी लहर थी, यानी 2014 की मोदी लहर थी, उसको 2019 में रिपीट नहीं कर पाएगी। अगर उसमें गिरावट आई है, अगर वो लहर फीकी पड़ी है, कमजोर पड़ी है, तो इसका फायदा नितिन गडकरी को मिल सकता है। नितिन गडकरी वो चेहरा हैं जो हमेशा से मोदी के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखे जाते हैं, तब जबकि बीजेपी को अन्य राजनीतिक दलों की या अपने गठबंधन को और मजबूत करने के लिए कई दूसरे विपक्षी दलों का साथ लेने की जरूरत पड़े।
ये वही नितिन गडकरी हैं जिन्होंने इशारों इशारों में ही सही एक बड़ा बयान दिया था जिसकी तारीफ कांग्रेस ने की थी और जिसके ऊपर बीजेपी कोई जवाब नहीं दे पाई थी। उनका वो बयान था कि देश में राजनीति को मजबूत करने के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है और विपक्ष के मजबूत होने के लिए कांग्रेस को ताकतवर होना जरूरी है, नहीं तो इसका फायदा क्षेत्रीय दल उठाते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। यानी एक तरीके से नितिन गडकरी का सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो कांग्रेस के लिए दिखाई दे रहा था। अब महाराष्ट्र की सियासत में इस पर क्या असर पड़ता है? नितिन गडकरी की पूरी राजनीति संघ से जुड़ी हुई है। शुरुआत से लेकर अभी तक नितिन गडकरी संघ के एक सेपे सालार रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, सबसे युवा अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके कार्यकाल को याद भी किया जाता है, लेकिन नितिन गडकरी जैसे ही मोदी सत्ता में आए उसके बाद लगातार धीरे धीरे किनारे होते चले गए। वो तो राजनीति छोड़ने तक की बात कह चुके हैं। यानी कुल मिलाकर नितिन गडकरी बहुत निराश दिख रहे हैं और उनकी राजनीति का कोई और ठोर ठिकाना दिखता नहीं है। वो व्यवसायी हैं अच्छे और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, तो उनको लगता है कि वो शायद दूसरे काम कर सकते हैं। ऐसी आशंकाएं मन में क्यों आई? क्योंकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में या बीजेपी की जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है उसका हिस्सा नहीं दिखाई पड़ते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, देवेंद्र फडणवीस की एंट्री और नितिन गडकरी के एग्जिट के सियासी मायने क्या हैं? दरअसल महाराष्ट्र में नितिन गडकरी के फायदों या उनकी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बीजेपी इस बात को जानती है। आपने देखा होगा नितिन गडकरी कुछ भी कहें उस पर कोई प्रत्युत्तर नहीं आता है, किसी की तरफ से कोई कमेंट नहीं किया जाता है। उन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया, लेकिन इस पर किसी ने कोई बात नहीं की है। क्यों? क्योंकि नितिन गडकरी का अपना कद है, उन्होंने अपनी सियासत को अपने दम पर आगे बढ़ाया है। नितिन गडकरी अब भी महाराष्ट्र में एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ में रखते हैं। नितिन गडकरी सियासी समीकरणों को बहुत अच्छे से समझते हैं। बीजेपी किसी हालत में नहीं चाहती है कि गडकरी की नाराजगी का, निराशा का कोई नुकसान पार्टी को महाराष्ट्र की सियासत में या आगामी चुनाव में हो। महाराष्ट्र वो जगह है जिससे बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी अपनी रणनीति में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और इसी तरह महाराष्ट्र राज्यवार तरीके से अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अलग अलग राज्यों में काम किया जा रहा है, लेकिन सबकी नज़र है 2024 के लोकसभा चुनाव पर। ऐसे में बीजेपी को एक बड़े चेहरे की ज़रूरत है, एक बड़ी लकीर की ज़रूरत है जो नितिन गडकरी से बड़ा दिखाई दे, और इस वक्त देवेंद्र फडणवीस वही चेहरा बनते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसमें उनकी मदद कर रहा है कि देवेंद्र फडणवीस एक बड़े चेहरे के तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में स्थापित हो, बीजेपी के चेहरे के तौर पर। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, गडकरी को इशारों में समझाने की कोशिश की गई है। गडकरी बहुत कुछ कहते हैं, खुल के कहते हैं। उन्होंने इशारों इशारों में कई बातें कही हैं, तो इशारों इशारों में उनको भी समझा दिया गया है। गडकरी का कद केंद्र और देश में तेजी से बढ़ रहा था। साथ ही गडकरी और फडणवीस दोनों ही विदर्भ से आते हैं। इसके अलावा एक ही क्षेत्र से दो नेताओं को केंद्रीय चुनाव समिति में लेना भी नैतिक रूप से ठीक नहीं होता। वहीं फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी के रिजल्ट देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। सरकार बनवाई है उन्होंने, एक नहीं दो बार बनाई है इसी काल में। हालांकि एक सरकार तो एक ही दिन चली थी और अब जो है वो थोड़ा सा मुश्किलों भरा सफर है, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ में देवेंद्र फडणवीस सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही केंद्र गडकरी को एक संदेश भी देना चाहता होगा, क्योंकि बीते कुछ दिनों में गडकरी के बयान भी चर्चा का केंद्र बने रहे थे। गडकरी को संदेश साफ है कि अगर आप पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, पार्टी के साथ दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो पार्टी भी आपके साथ दिखाई नहीं पड़ेगी। नितिन गडकरी पिछले चुनाव में जिस तरीके से चर्चा में आए थे या फिर प्रधानमंत्री की दौड़ में वो दिखाई दे रहे थे, इस बार के चुनाव से पहले ही उनको पूरी तरह से डिफ्यूज कर दिया गया है। कम से कम पार्टी लाइन में तो यही देखने को मिल रहा है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि विपक्ष कह रहा है कि नितिन गडकरी का कद घटाने की कोशिश हुई है। देखिए, विपक्ष एक्टिव हो गया है, तो विपक्ष को तो हमेशा एक मुद्दा मिल ही जाता है जब भी बीजेपी में कुछ होता है, और ये भी बीजेपी की एक रणनीति है कि विपक्ष को मुद्दे भी बीजेपी खुद मुहैया करा रही है। विपक्ष का कहना है कि एक कुशल राजनेता के तौर पर नितिन गडकरी का कद कई गुना बढ़ गया है। बीजेपी के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय से उनको बाहर रखना है, उनको घटते राजनीतिक कद के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, देवेंद्र फडणवीस को और भी मजबूत बना रहा है केंद्र। अब देवेंद्र फडणवीस सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं, केंद्र में महाराष्ट्र का चेहरा बन रहे हैं। इसको समझने जैसी जरूरत है। केंद्र में महाराष्ट्र का चेहरा, नितिन गडकरी अभी केंद्र में महाराष्ट्र का चेहरा है। बेशक देवेंद्र फडणवीस पहले से ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव हैं, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अभी उप मुख्यमंत्री हैं, तो लगातार वो महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी का चेहरा है। लेकिन केंद्र में भी महाराष्ट्र का चेहरा कौन है? नितिन गडकरी।
नितिन गडकरी का रिप्लेसमेंट सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं, केंद्र की राजनीति में भी देवेंद्र फडणवीस के तौर पर देखने को मिल रहा है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गडकरी के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल कर लिया गया है और संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बाकायदा देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया जाएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दिल्ली बुलाया जाएगा, जो मैंने आपको पिछले बिंदु में कहा वो समझिए आप। यहां पर बात सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति की नहीं है, केंद्र से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अब केंद्र में भी महाराष्ट्र का चेहरा देवेंद्र फडणवीस है, नितिन गडकरी नहीं। दरअसल महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का पूरा श्रेय देवेंद्र फडणवीस को जा रहा है, जिसकी वजह से आज राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार बनी है। ये एक संकेत भी हो सकता है कि आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस को केंद्र सरकार दिल्ली बुलाए और उन्हें एक अहम पद भी दे दिया जाए। कुछ साल पहले भी इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया जा सकता है। हालांकि तब ये बातें सिर्फ अफवाह निकली थी। दिल्ली बुलाए जाने का मतलब समझिए, यहाँ पे बात ये नहीं है कि दिल्ली की यात्राएं तो बहुत हो रही हैं उनकी। दिल्ली बुलाने का मतलब है केंद्र में स्थान दे दिया जाए और हो सकता है नितिन गडकरी का स्थान दे दिया जाए। लेकिन अब ये अटकलें फिर से जोर पकड़ रही हैं। अब ये ज़्यादा संभव नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में फडणवीस दिल्ली बुलाए जा सकते हैं। पहले भी राजनीति छोड़ने का संकेत दे चुके हैं गडकरी। इस अहम बिंदु को जरूर समझिए। पिछले महीने नितिन गडकरी ने कहा था कि उनका मन कभी कभी ये करता है कि वो राजनीति छोड़ दें, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ और करने के लिए है। क्यों अचानक से एक इतने मंजे हुए राजनेता के जहन में ये बात आ रही है? ऐसी क्या चीज़ें उनको विचलित कर रही हैं? क्या राजनीति में किनारे होने का भय उनको पहले ही सता रहा था? उन्हें पहले ही संकेत मिल चुके थे कि वो किनारे लग चुके हैं। उन्होंने इस बात पर खेद भी जताया था कि राजनीति आजकल सामाजिक परिवर्तन के लिए साधन के बजाय सत्ता में बने रहने पर ज़्यादा केंद्रित है। और ये बयान उन्होंने ऐसे समय पर दिया था जब सत्ता बनाने के लिए बीजेपी सारी जोड़ तोड़ महाराष्ट्र में कर रही थी। अब महाराष्ट्र का क्या होगा? अगर फडणवीस को दिल्ली बुला लिया जाता है तो कौन से नेता हैं जो महाराष्ट्र में फडणवीस का विकल्प बन सकते हैं? ये भी समझने जैसी बात है। तो ये दिग्गज नेता बन सकते हैं महाराष्ट्र में फडणवीस के विकल्प। महाराष्ट्र से दिल्ली जाने की सूरत में देवेंद्र फडणवीस के विकल्प के रूप में राज्य में बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले हैं, सुधीर मुनगंटीवार हैं, आशीष शेल्लार हैं। ऐसे नेता हैं जिन्हें ताकत दी जाएगी और बड़ा चेहरा बनाया जाएगा। हालांकि इस रेस में आशीष शेल्लार के शामिल होने की संभावनाएं काफ़ी कम है। इसका उदाहरण खुद विनोद तावड़े हैं, जिन्हें महाराष्ट्र की सियासत से पहले अलग किया गया और बाद में उन्हें केंद्र में अहम जिम्मेदारी दे दी गई। उसी प्रकार फडणवीस को पहले डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन अब उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति में गडकरी को हटाकर जगह दे दी गई है, या संसदीय बोर्ड से गडकरी को हटाया गया और चुनाव समिति में शामिल कर लिया गया देवेंद्र फडणवीस को। राजनीति जो है वो शतरंज की बिसात है और यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का मामला हमेशा चलता रहता है। ये बिंदु सबसे अहम है। संविधान और राजनीति के जानकारों का कहना है कि ये राजनीति में चेक एंड बैलेंस वाला मामला है। गडकरी को चेक दिया गया है जबकि फडणवीस को बैलेंस किया गया है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि उन्हें केंद्र ने उप मुख्यमंत्री बनाया था, शायद उन्हें इस पद के जरिए संतुलित करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में फिलहाल फडणवीस को ज्यादा ताकत इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी खुद को 100% मजबूत करना चाहती है ताकि उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। वहीं गडकरी को एक संदेश देने की कोशिश की गई है जिससे कोई ये न समझे कि संघ परिवार का करीबी होने की वजह से उन्हें फायदा मिलता रहेगा। कुल मिलाकर गडकरी की राजनीति पर यहाँ बीजेपी की जो अभी हाल की राजनीति चल रही है उसमें विराम लगता दिखाई दे रहा है, या कम से कम एक पॉज तो दिखाई दे ही रहा है। राजनीति में कभी भी कोई खत्म नहीं होता। सत्यनारायण जटिया एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक तो उनका अघोषित रिटायरमेंट चल रहा था, इसके बावजूद इस उम्र में उनका संसदीय बोर्ड में शामिल होना। मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई, इससे शिवराज सिंह चौहान के जाने की बातें होने लगी, कयास लगने लगे। तो राजनीति में कोई कभी खत्म नहीं होता, ये बात तो बहुत स्पष्ट है। इन्हीं बदलाव के दौर में हम समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल नितिन गडकरी के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी में। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।